नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेश और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जनवरी को जो सीटेट की रेस्पॉन्स की जो आपने एग्जाम दिया है वो क्वेश्चंस पेपर जो है आपके पास आ गए हैं। 23 तारीख को सीटेट CBSE ने उसको अपलोड कर दिया है और आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे जो आंसर होंगे उन सभी का, जो क्या क्या सही है क्या क्या निष्कर्ष है उसके बारे में। सबसे पहले CDP एंड मैथ्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जिस किसी के भी मैथ्स और CDP को आंसर की, एक तरह से इसको आंसर की बोल सकते हैं, तो ये आंसर की होगी एक तरह से आपके लिए। तो वीडियो को एक बार पूरा देखिए और अंत तक देखिए, जिससे कि आपके जो कोई भी क्वेश्चन हो इसमें हमने सारी जो एप्लीकेशन कैंडिडेट रोल नंबर है इसको हैंड कर दिया है, जिस किसी के भी हैं ये। तो चलते हैं आगे आज की पहली क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? नंबर 1, स्मरण आधारित शिक्षा पर, संप्रत्यय शिक्षा समझ पर, और वेधन और अभ्यास पर, और नंबर 14 है परीक्षा के लिए पढ़ना। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा हमारा संप्रत्यय समझ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो गया? सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को पूछने पर क्या दिया जाए? सजा देनी चाहिए, कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करना नहीं है, अनुमति कभी नहीं दी जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं है, सजा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा आंसर? थर्ड हो जाएगा। तो आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड के बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? नंबर 1, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। नंबर 2, विचार मंथन पर बल देना। नंबर 3, अविसारी चिंतन पर बल देना। नंबर 4 है असहमत के प्रति सहनशीलता। तो इसका आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले और दूसरे हो जाएंगे, तीसरे और चौथे नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये हमें बताना है फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, तो विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। और नंबर दूसरा है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। नंबर 3, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। नंबर 4 क्या है? विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो ये आंसर नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? नंबर 1, गामक विकास पर। नंबर 2, नैतिक विकास। नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। और नंबर 4 है भाषा विकास। तो किस पर लागू होता है? तो ये होता है हमारा गामक विकास पर। तो 5 पर कौन सा हो गया? पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या रहा है कि ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? नंबर 1, स्थानिक। नंबर 2, भाषिक। नंबर 3, वैयक्तिक। और नंबर 4, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 6 का? तो 6 का हो जाएगा हमारा भाषिक बुद्धि। क्या हो जाएगा? भाषिक। भाषिक क्या है? ऑप्शन दूसरा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हम सिर्फ इसमें आंसर आंसर पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? नंबर 1 है अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि का सतत तुलना करना। तो नंबर 2 है अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। नंबर 3 है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। नंबर 4, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहार योग्यता का मापन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा हमारा सेकंड।
सेकंड हमारा राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का विकास पूर्वगामी है। तो मतलब संज्ञानात्मक विकास आ गया तो सीधे सीधे जीन पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें व्यक्तिगत, तो केवल अधिगम, केवल आ गया आंसर, दंड आ गया खत्म। और ये क्या कह रहा है एक रूपी मानकीकृत, मानकीकृत होगा नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा 9th का 4। 9th का क्या हो जाएगा 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 कह रहा है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। नंबर 1 व्याख्यान एवं प्रत्यक्ष अन्वेषण द्वारा, आदेश द्वारा। नंबर 2 पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा। नंबर 3 कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाने पर। और नंबर 4 जब वे कार्यों एवं क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा 10 का हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि इनाम देना नहीं है, अभ्यास रटवाना है नहीं, और प्रत्यक्ष व्याख्या प्राथमिक में होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया इसका 4। तो 10 का हो गया 4। अब देखिए 11 कह रहा है जीन पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। सामाजिकरण, समायोजन, संगठन और आत्मसातकरण। तो 11 का क्या हो जाएगा तो नई मतलब कह रहा है कि नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना आत्मसातकरण कहलाता है। क्या कहलाता है आत्मसातकरण। तो क्वेश्चन हो गया इसका 11 का 4। अब देखिए 12 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो संवेदनशील कौन सी हो जाएगी प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी। तो कौन सा हो गया 12th का भी 4 हो गया। नंबर 13 देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। तो कौन सा समावेश का नियम है मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्वीकार करना, विभेदन, और नंबर 4 है पृथक्करण और नामांकित करना। तो इसका क्या हो जाएगा समावेशन का नियम क्या हो जाएगा 13 क्वेश्चन का। तो 13 का हो जाएगा हमारा सेकंड। 13 का हो गया सेकंड आंसर। ठीक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि एक स्वैर चिंतन मतलब आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समाविष्ट दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो नंबर 1 क्या कह रहा है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। नंबर 2 बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। नंबर 3 सामान्य कक्षा में प्रत्यकारी ट्यूटर की मदद लेना। नंबर 4 है बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण के युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का। तो इस 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। 14 का हो गया सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है समीपस्थ विकास का समीपस्थ विकास किसका आ जाता है भाई लेव-वाइगोत्स्की 15 का 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश का बढ़ावा देने की एक विधि कौन सी है बताइए 16 का। तो 16 यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम और नंबर 4 अन्वेषित अधिगम। तो क्या हो जाएगा अन्वेषित अधिगम। तो क्या हो गया 4। अब इसका देखिए 17 का कौन सा कथन लेव-वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है। नंबर 4 अधिगम एक
सामाजिक क्रिया है। तो यही हो जाएगा सामाजिक क्रिया, क्योंकि वाइगोत्स्की हमारे जो है वो सामाजिक की बात करते हैं। तो थर्ड हो गया 17 का। अब देखिए 18 कहता है कि रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों को भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने व त्रुटियों में का विश्लेषण कर रही है। तो इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है? तो 18 का आंसर देना है। तो त्रुटियों में सुधार करने के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना नहीं। तो दंड, दंड भी नहीं है। अब क्या कह रहा है? चिंतन, मतलब त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्र चिंतन को समझने में मदद करते हैं। हो सकता है, देखते हैं। अभी चौथा क्या है इसका? फोर्थ, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले से अलग अलग करना नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया थर्ड आंसर, 18 का तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या कहते हैं? 19 वाला। तो देखिए, समावेश प्रावधानों का पालन करने वाले, नियमित स्कूल में जाना चाहिए, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने, घर पे नहीं, कि बिना किसी भी नहीं, उसे एक अलग बिल्कुल नहीं। तो कौन सा हो गया? 19 का 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्या कह रहा है? उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो कौन सा है आंतरिक प्रेरणा को? रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे, आंतरिक प्रेरणा नहीं है। ठीक है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता 90% से ऊपर पाने पर घड़ी दिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ये बाह्य हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। पहले वाले में भी बाह्य प्रेरणा आ रही है। अब अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में वह रुचि रखता है। जहां तक ये सही होगा। रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बुक में प्रशंसा, प्रशंसा भी क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगी। ठीक है। तो क्या हो गया? थर्ड आंसर इज राइट। तो क्या हो जाएगा 20 का तीसरा। अब देखिए 21 क्या कह रहा है? परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपना व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाता है? भाई 21 का आंसर है, क्या कहलाता है? प्रच्छन्न अव्यक्त सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण, सक्रिय सामाजिकरण, नंबर 4 प्रारंभिक सामाजिकरण। तो क्या हो जाएगा 21 का? 4। ठीक है। अब 22 देखिए, 22 क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो किस तरह के? प्रवीणता, अभिमुखी लक्ष्य, असफलता, असफलता नहीं, पराजित नहीं, असफलता नहीं। तो क्या हो गया 22 का फर्स्ट। ठीक है। अब चलते हैं 23 पे। तो 23 क्या कह रहा है? कि कथन ए, विद्यालय को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के साथ पर उन्हें अपनी आवाजें उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण बी है, एक कारण और है। तो क्या है? अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या सही नहीं है, गलत है। भाई ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। 23 का क्या हो गया? 2। 24 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन की शुरुआत सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है? तो किस पर होती है? तो उत्तर पारंपरिक चरण पर होती है। किस पर होती है? उत्तर पारंपरिक चरण, मतलब 24 का पहला है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आता है। 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधियों से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, मतलब EWS, आर्थिक रूप से कमजोर, मिला, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की का सामना करने असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारों को घर सीखने के लिए, पारों को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल के साथ पृथक करने के लिए कहना चाहिए नहीं।
ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है, पारो को कहना चाहिए कि उसे पढ़ने की क्षमता नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं कहना है। पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहराव वेतन बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन फोर्थ ही बचता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 25 का हो गया हमारा 4। ठीक है, सीधे हम इसमें आंसर ही आंसर पे बात करेंगे, इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कह रहा है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी। तो कौन सी उपयुक्त रहेगी अधिक, बताइए। एक शब्दकोश वाले वस्तुपरक प्रश्न नहीं, मानक परीक्षण नहीं, मात्र आगे गलत। तो सहयोग ये क्या हो जाएगा, 26 का दूसरा। 26 का क्या हो गया हमारा दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। अग्रवर्ती आयोजन, संकल्पना, मानचित्र। नंबर 3 खंड और नंबर 4 क्या है, स्मृति सहायक। तो इसका जो ऑप्शन दिया ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मीना अब शब्दों को प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। तो वो किस पर हो जाएगी, ये हो जाएगी प्री कॉन्फ्रेंशियल। तो क्या हो जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक पर। तो कौन सा हो जाएगा, 28 का दूसरा हो जाएगा। अब देखिए 29 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं करती है। नंबर 1 छात्रों को लघु विधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, भाई सही है, ठीक है। नंबर 2 कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ये जहां तक है गलत लग रहा है, ठीक है। और नंबर 3 और पढ़ते हैं, छात्रों को प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये भी सही है। तो नंबर चौथा क्या है, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, ये भी सही है। तो ये सब सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। तो कौन सी, भाई जेंडर पक्षपात तो चुनौती है ना, ये हमारी क्या सही है। तो और कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर 30 का दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब यहां तक हमारे 30 क्वेश्चन हो गए सीडीपी। अब चलते हैं सीडीपी के बाद मैथ्स पे। तो इस वीडियो में हम मैथ्स और सीडीपी कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी और ईवीएस कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा, सीधे आंसर पर चलेंगे, सीधे आंसर की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि सायमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से वह बस 9:25 पर गई है। यदि वह जीनत की घड़ी से 5 मिनट तेज चल रही है तो बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है। तो सायमा जो है को अगली बस पकड़ने के लिए कितना समय की प्रतीक्षा करनी होगी। तो कितने समय की प्रतीक्षा करनी होगी, भाई वो कहती है कि 9:35 पर पहुंची थी, ठीक है। और वो कहती है, दूसरा वाली जो कहती है कि उसके हिसाब से 9:25 पर क्या है, चली गई। तो 10 मिनट का अंतर तो यहाँ हो गया, और जीनत 5 मिनट तेज चल रही है, मतलब घड़ी कितनी चल रही है, 5 मिनट और तेज चल रही है, तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 15 मिनट हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका, फोर्थ आंसर हो गया 15 मिनट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोदाम की विमा जो है 5 मीटर, 7 मीटर और 4 मीटर की है। इस गोदाम में कितना है कि 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की कितनी अधिकतम विमाएं लग जाएंगी। तो भाई इसको सॉल्व करना है, पहले ये मीटर को सेंटीमीटर में बना लेना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और फिर इससे डिवाइड दे देना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 500 इंटू 700 इंटू कितना हो जाएगा 400। अब 25 इंटू 50 इंटू 25, 25 से 50 से काट दो 50, ठीक है, 50 से 50 नहीं 500। अब कितने बार कट जाएगा, 25, 25 अट्ठे 200, और 25 से 16 टाइम कट जाएगा, 400 है। तो
ठीक है। और ये 25 से कितने टाइम, मतलब इन टोटल करके कितना आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। ठीक है, कहाँ नोट कर दी, 4480 आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, 4480, मतलब फोर्थ आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि शुद्ध कथन को पहचानना है हमें। शुद्ध कथन पहचानने के लिए सबसे पहले पहला ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम एक का गुणा 2 में करें तो भी वही रहेगा, 3 का मतलब बढ़ेगा तो है ही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कशन करना है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। तो भाई ये क्या है, ऐसा होता है, नहीं होता। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर इकाई क्या है, सदा शून्य हो जाती है। भाई होती तो है, पर अब इसका आंसर क्या होगा, तीसरे का। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, पहला केवल डी होगा, क्या हो जाएगा, केवल डी। तो तीसरे का हो गया ओनली फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक ऑटो रिक्शा का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25, मतलब 2 किलोमीटर की यात्रा है तो उसके 25 रुपए लेता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपए अतिरिक्त भाड़ा, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए अतिरिक्त भाड़ा देता है। तो उसके मानस अपने घर से कार्यालय, अपने कार्यालय के लिए 249 रुपए उसने भाड़ा दिया। तो कार्यालय की दूरी बतानी है। तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 8×3 = 24, तो कितना हो जाएगा, और मतलब हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 30 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 36 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके कि परिमाणिक जो है क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर हो जाए। तो कितना हो जाएगा, बताइए। तो जो 36 है भाई, 1 × 1 सेंटीमीटर के हैं, और ये 36 वर्गों में कुल कितने में हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 4 में। कितने में हो जाएगा, 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया, 4 इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहा है, 6 देखिए, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। अब इसके जो क्वेश्चन पूछे उसे देखिए। नंबर 1, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 हो। नंबर 2 क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, मतलब त्रिभुज खींचिए जिसका परिमाप कितना हो, 50 सेंटीमीटर हो, और 25 के गुणनखंड क्या है, परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए ऑप्शन इसका पहला क्या कह रहा है, ए व बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, और सी और डी क्या है, बंद सिरे वाले। भाई इनके क्या गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 × 5, और परिमाप की परिभाषा क्या होगी, मतलब 4 हो जाओ। ये एक सपोज कीजिए कि ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसकी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, सही भुजाओं का योग, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो ये बंद मुक्त वाले हो जाएंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पहला इस राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, छठा पहला हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, ज्यामिति को 2 आयाम आकृति जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। नंबर 2, उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। नंबर 3, दिक् स्थान के अंतः दर्शी समझ को विकसित करना चाहिए। भाई विकसित करना चाहिए, पर परिभाषा तक सीमित रखना ही नहीं है, और यहाँ पर सीमित रखना नहीं है। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी, 7वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैन हेले की त्रिविमीय दिक् स्थान ज्यामितीय समझ के अनुसार निम्न मतलब किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक होती है कि वर्ग एक आयत भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा संबंध वाला आठवें का पहला। आठवें का पहला। नवा देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किस संख्या, मतलब किसमें संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या मतलब कार्डिनल का भाव में हुआ है? तो किसमें हुआ है? तो इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है। इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। नंबर 4, प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें का दूसरा। क्या हो जाएगा? 9वें का दूसरा। और 10वां देखिए, 10वां कह रहा है कि सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, वे अस्पष्ट असंगत होते हैं। नंबर 3, वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की क्या करते हैं? सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? तो 10 का ए लाभदायक नहीं है, असंगत नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया आंसर हमारा सी, मतलब पहला वाला। 10 का क्या हो जाएगा? पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3 into 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? कुछ वस्तुओं को 3 into 5 के आयताकार वृत्त व्यू के रूप में निर्माण करना, मतलब 3 into 5 कैसे? देखिए 3 और ये 5, ठीक है। स्पीड काउंटिंग का अभ्यास करना, स्किप काउंटिंग का अभ्यास करना, नंबर 2। नंबर 3 है परिकलक की सहायता से उत्तर ज्ञान करना। नंबर 4 है उत्तर पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों की कविता का पाठन करना नहीं। तो इसका हो जाएगा 11वें का पहला। क्या हो जाएगा? 11वें का पहला। अब देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? तो सूचक कौन सा हो जाएगा? सही सूत्रों का स्मरण। भाई रट्टाफिकेशन फिर आ गया, तो ये तो गलत हो गया। नंबर 3, मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान नहीं। तो और क्या है? नंबर 4 का क्या कह रहा है? अशुद्ध मुक्त परिकलन नहीं, प्रश्नों को प्रस्तुत करना। तो 12वें का क्या हो गया? तीसरा इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये, एक विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों को मूल्य नीचे दिए गए। समोसे का इतना है, मूंगफली और गुलाब जामुन, ढोकला और बोतल नींबू पानी की है। सुनैना क्या करती है? सुनैना एक समोसा, मतलब एक समोसा लिया तो उसने कितने हो गए? 5 रुपए हो गए। और मूंगफली की 2 पैकेट, एक पैकेट है तो 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा? 13। और एक गुलाब जामुन, मतलब एक गुलाब जामुन यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एक बोतल नींबू पानी की खरीदती है, तो एक बोतल कितने की? नींबू पानी की 11.5। तो उसने कैंटीन को 100 रुपये दिए, कैंटीन वाले को कितने दिए? तो उसे कितनी राशि जो है वापस मिलेगी? 30 और 5 20 और 5 25 और 10 35 36 36.5। और इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 13 का। 13 का कितना आ जाएगा? आइए 36 है, तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड आंसर 63.5, ठीक है। तो कितना आ गया? 13 का दूसरा आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? अब न्यूनतम बताना है, तो 14 का आंसर बताना है हमें। तो क्या हो जाए? विभिन्न ठोस आकृतियों को नेट को पहचानना नहीं, टेलीग्राम पहेलियों को कार्य करना नहीं, आंकड़ों को मतलब दी गई आकृतियों को अक्षरों को पहचानना नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? 14 का हो जाएगा 4 इज राइट आंसर, यही बचा है 14 का 4। अब देखिए 15 क्वेश्चन। अब देखिए एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, 50 के आधे से अधिक है, यह इसका क्या इकाई का अंक कितना है? इकाई, यह 3 दहाई तथा इकाई पर 4 दहाई से कम है, मतलब 4 से क्या है? कम है, और इकाई से क्या है? ज्यादा है। तो पहले हम चल रहे हैं 15 वाले पे, ठीक है। तो इस संख्या की इकाई और दहाई का अंक दोगुना है। तो भाई देखिए दोगुना कौन सा है? इकाई और दहाई का अंक।
भाई 2 चौके 8, ये तो 4 गुना हो गया, और ये कितना हो गया, 2 गुने से ज्यादा हो गया, और ये तो हो ही नहीं रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 का पहला। 16 देखिए, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। तो कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है, बताइए। 16वां क्वेश्चन है भाई। देखिए, विद्यार्थियों को कलन विधि के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री नहीं, चुनी गई सामग्री में वास्तविकता होनी चाहिए। देखते हैं, छोटी संख्या वाले क्या हो जाएगा, उदाहरण को पहले लेना चाहिए, मतलब छोटी संख्या वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो तीनों तो आंसर हो नहीं सकते, तो तीनों कट हो जाएंगे, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 का क्या हो गया 4। अब देखिए 17, तो 17 में क्या हो जाएगा, 17 क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या क्या है, 49 है। तो ये इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब हमें गुणनफल बताना है, तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17वें का, सेकंड। सेकंड इज राइट आंसर, मतलब 124800, ठीक है, 124800। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या पहले लड़कों की से दोगुनी है। रोहित के क्रम में 17, मतलब रोहित के ऊपर से क्रम में 17वां, और रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, तो बाद में कितने लड़के क्रम में हैं, तो हमें बताना कितने लड़के क्रम में हैं। तो 18वें का क्या हो जाएगा, तो क्रम में हो जाएंगे 12 लड़के, कितने 12, 12 आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 19, तो एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी में कितने बजे 2 जुलाई को कितने पर पहुंच जाती है, 5:20 पर पहुंच जाती है। तो बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा कुल समय, भाई यहाँ हमें टाइम नहीं दे रखा है, कब चली है, 1 तारीख को चली है या 31 को चली है, तो ये ऐसा कोई इसने टाइम नहीं दिया है, तो इसका क्वेश्चन का हम ऑप्शन नहीं लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। अवलोकन और संबंधों को पहचानने के से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। नंबर 2, गणित के अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे संवाद और वार्ता में सम्मिलित किया जाता है, मतलब सम्मिलित है। गणित के अधिगम के तर्क वितर्क में महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 4 है, गणित में कक्षा में गणित की समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। तो 20 का हमें आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो देखिए, गणित की कोई भूमिका नहीं है, ऐसी तो कोई हो नहीं सकती, मतलब डी है, तो ये भी कट गया, डी भी कट गया भाई। तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, सी है, तो सी इसमें है नहीं, तो ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो क्या हो गया आंसर, पहला आंसर हो गया पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि स्टील का एक तार को वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। इस तार को एक आयताकार में मोड़ दिया जाता है जिसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो हमें आयत की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है, कितनी आयत की जो है लंबाई बतानी है, तो कितनी हो जाएगी। तो देखिए, ये वर्ग है, ठीक है, मतलब तार वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, इसका इसका क्षेत्रफल कितना 121 है। अब इसका भुजा निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ए 11 आ जाएगी, 11 11 और 11, ठीक। अब इसकी क्या कह रहा है कि जो हमारी है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा आंसर, बताइए। 21 का कितना होगा, 21 का क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर है, कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, मतलब 21 का चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का निम्नलिखित में से किस को पूर्ण संख्याओं के योग तत्सम के रूप में उल्लेखित किया जाता है। शून्य, स्वयं संख्या, एक और संख्या का ऋणात्मक। तो किसको किया जाता है संख्या के तत्सम के रूप में, स्वयं संख्या को। किसको, स्वयं संख्या को। 22 का क्वेश्चन का देखिए दूसरा है।
22 का दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इतने इतने और इतने, मतलब 10,001 और 20,022 और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो। मतलब इन तीनों को ऐड कर लो और इसमें क्या एक्स जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक भाई, इतना लेंदी इतनी टाइम नहीं है कि ऐड कर सकें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित भिन्न में से कौन सी सबसे बड़ी है और सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 24 का फर्स्ट। ठीक है, 24 का फर्स्ट हो जाएगा और चेक कर लेना आप। ठीक है, 25। तो 25 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन पहचानना है। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, गणित के मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। नंबर तीसरा क्या कह रहा है, गणित के नमूनों की पहचान शामिल नहीं है। नंबर 4 कह रहा है गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। तो इसका 25 का आंसर कितना हो जाएगा, 25 का आंसर। तो देखिए कौशल नहीं है, परिणामों का अनुमान कौशल नहीं है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड लग रहा है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 4 गुना। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। तो हमें इसका आंसर बताना है। अब इसका आंसर 26 का क्या हो जाएगा, देखिए 26 का हो जाएगा 85। ठीक है, क्या हो जाएगा 85, मतलब पहला। ठीक है, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का निम्नलिखित तालिका में सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो गणित के इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और हिंदी। ठीक है, अब देखिए तो इसमें बताना है कि भाषा को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। सुनीता से अधिक मतलब जसिका ने, मतलब भाषा को छोड़कर, भाषा कहाँ है, भाषा हिंदी भाषा। तो क्या आंसर बनेगा इसका 27 का, देखिए जसिका ने 3 विषयों के में अधिक अंक प्राप्त किए। जसिका ने 3 विषयों में, जसिका कौन सी है, लास्ट वाली है जसिका ने। ठीक है, तो जसिका ने 3 विषयों में प्राप्त किए, इसमें भी इससे ज्यादा है और इसमें भी है और इसमें भी है नहीं है, नहीं है इसमें। ठीक है, तो 2 में किए ज्यादा, एक तो विज्ञान में किए हैं और एक किए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए भाषा को छोड़कर सुनीता ने प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाई भाषा कहाँ है, भाषा अंग्रेजी में, किसमें सबसे ज्यादा किए हैं, इसमें विज्ञान में किए हैं और सब में ज्यादा ज्यादा किए हैं, हिंदी मैथ में किए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट वाला भी। सेकंड देखिए गणित में और विज्ञान सुनीता के अंक जसिका के अंक और जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है, नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बचा, तो 4 ही राइट आंसर हो जाएगा, 27 का 4। और 28 देखिए, तो 28 कह रहा है कि गणित के शिक्षण में अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। नंबर 1 संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना। भाई अवसर प्रदान करना सही है। कक्षा प्रारंभ करते समय शिक्षार्थी विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, सही बात है। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, भाई प्रोत्साहन करना 28वें का। और अंतरराष्ट्रीय हलों के लिए प्रोत्साहन करना, भाई ये तो सही है, ये गलत हो जाएंगे तीनों और ये सही हो जाएगा। फिर 28 का क्या हो गया हमारा, थर्ड। 29 देखिए, 29 कह रहा है 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी
छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो हमें भागफल बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर 8991 सही है। ठीक है, मतलब सेकंड चूज आंसर राइट इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का गड़बड़ है क्या, सही। देखिए 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन कह रहा है कि सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है। अवधारणा को स्पष्ट परिभाषा दी जाए, और तो कौन सी है, परिभाषा नहीं, परिभाषा जो नहीं। बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये भी नहीं है। बच्चों को वाद विवाद सम्मिलित किया जाए, ये भी नहीं है। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले जो क्रियाकलाप है उनको कराए जाए, तो क्या हो जाएगा 30 का 4। तो ये हमारे मैथ और साइंस की जो थी वो सीरीज हो गई, मैथ और प्लस CDP। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस EVS का कंप्लीट कर देंगे, जो हमारी जो चल रही है, मतलब सुबह वाली जो वाली होती है फर्स्ट मीटिंग के एग्जाम को कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो, अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड